ओके, सो 25 तक डिस्कस कर चुके हैं। विल स्टार्ट विद 26 टू 50। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है, द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन शैल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? अप्रैल 2019, अप्रैल 2020, अप्रैल 2021, अप्रैल 2022। तो ये किससे इम्प्लीमेंट होगी? कब से कब तक होती है फाइनेंस कमीशन की? फटाफट बताओ, बिना टाइम लगाए। मैम 1 अप्रैल से ही होती है वो तो फाइनेंस वाली, बट मान लो अगर ये डेट है 2020 से लेके 2025 तक, तो मुझे बताओ कि कब से स्टार्ट होगी, 2020 में ही कब से स्टार्ट होगी? 1 अप्रैल होता है ना फाइनेंशियल ईयर आपका। हम्म कब से कब तक फाइनेंशियल ईयर से? तो अगर कोई चीज 31 2000, मार्च से लेके फर्स्ट नहीं, थर्ड फर्स्ट। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। हाँ हाँ। ठीक है, तो आपका कल ऑप्शन एंड है क्या हो मैम जाए? फाइनेंशियल ईयर का। कल एंड है फाइनेंशियल ईयर का। तो फिर ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा? फाइनेंशियल 16th ईयर होगा। 25-26। ठीक है, हम्म। फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, यस मैम। वो 2025-26 है। और अभी जो चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 15। 2024-25 है। ये 15th है ना मैम? फाइनेंस कमीशन। कमीशन तो 5 साल में बनती है ना? हाँ, हाँ, 16th फाइनेंस कमीशन हो जाएगी इस बार। अभी नहीं, अगले साल होगी। अभी इम्प्लीमेंट वो नहीं आई है, उसकी रिकमेंडेशंस नहीं आई है। अच्छा अच्छा। हाँ, सॉरी। ओके, ये हो गया 1 अप्रैल 2020 से। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट? अब जब आप फाइनेंसेस वगैरह वन या फोर्टी अकाउंट, एट ध्यान नहीं से नहीं, पढ़ो। सॉरी मैंने कैग पढ़ लिया था। वही मैं कह रही हूँ। अकाउंट्स एंड ऑडिट। ऑडिट में कैग है, सुप्रीम अथॉरिटी, और हम्म। अकाउंट्स में सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये आर्टिकल 150 के तहत आता है। ठीक है मैम। ठीक है, सीजिए। लेकिन फिर भी 148, 49, 150, 151 का थोड़ा ध्यान रखो। अकाउंट्स एंड ऑडिट में वैसे मैंने मेंशन कर रखा है, पर फिर भी अपनी तरफ से। और ये कंफ्यूज नहीं होना है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, कैग नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका, what are the characteristics of line item budget? It's a British legacy. It's a system of check and counter check, facilitate decentralization. It aims at rigid control over expenditure. लाइन आइटम बजट जो बिल्कुल सबसे बेसिक है, सबसे पहले वाला है, वो आपने बताना है। अब इसमें ब्रिटिश लेगेसी है या नहीं, ये फैक्चुअल है। इट्स अ सिस्टम ऑफ चेक एंड काउंटर चेक, ये बात सही है। लाइन आइटम में क्या होता है, जैसे आपने कह दिया, एक सेकेंड, सॉरी। ओके, सो लाइन आइटम बजट में क्या होता है, एक तरफ आप बताते हो, जैसे आप किस पे एक्सपेंडिचर करने वाले, जो आपने कहा हम एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, हम स्पेंड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम स्पेंड करेंगे मान लीजिए वाटर फैसिलिटीज बढ़िया बनाने के लिए, और आगे फिर आप उसमें एक्सपेंडिचर बता देते हो कि इतना आप स्पेंड करोगे। तो इससे क्या डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट होता है? ये तो बहुत रिजिड हो गया ना, आपने एक चीज बता दी, उसी में आपने पहले डिसीजन ले लिया सेंट्रल लेवल पे कि ये इतना पैसा एजुकेशन में जाएगा। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाकर के उनके पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है। तो लाइन आइटम बजट का यही है कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ये एक्सपेंडिचर के ऊपर काफी रिजिड कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है। यस, इट्स अ ब्रिटिश लेगेसी, बिकॉज बजटिंग की जो प्रोसेस है वो मेनली हमारे पुराने तरीके थे बजट्स के, बट जो मॉडर्न बजटिंग है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी। इनिशियल जो है वो आपका लाइन आइटम बजट आता है। चेक एंड काउंटर चेक है, आप बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हो कि हाँ ये चीज इतना लगाया कि नहीं लगा पैसा, एंड यहाँ पे एक्सपेंडिचर पे ज्यादा कंट्रोल होता है, बट इट डज नॉट फैसिलिटेट द डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर हम ऑप्शन 3 को हटा दें, तो हमारे पास क्या रहेगा? 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ऑडिबल ना? यस मैम। ओके,
Which article in part 5 of the Constitution of India form the basic structure of institution of CAG? Now it's about the CAG. तो CAG के बारे में कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन? 148 में, 151 में। 148 to 151. सॉरी, हाँ ऐसे। Hmm. Okay. So the rule of lapse as principle of budgeting is inherent in the principle of देखो बजटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जब आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या बजट पढ़ते हो तो वहां पर आपको ये चीजें डिटेल में कवर कराई जाती है। उसमें से एक प्रिंसिपल होता है रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स का मतलब ये होता है कि जब आप एक फाइनेंशियल ईयर डिसाइड करते हो, जैसे आपने कहा कि हम 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2025 से लेकर के, और हम बात करेंगे 31 मार्च 2026 की, या अभी हम इससे पहले वाला ले लें कि 2024 से लेके 2025 तक। अब 31 मार्च को जितना भी पैसा है आपने चाहे खर्च किया हो चाहे ना किया हो, वो लैप्स हो जाएगा। यानी आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट इन द सेंस डिपार्टमेंट का या मिनिस्ट्री का जो अकाउंट होता है, वो चाहे 2 लाख हो चाहे 2 करोड़ हो चाहे 200 करोड़ हो, जैसे ही 1 अप्रैल को आप पहुंचोगे, 1 अप्रैल में आपका वो जो है वो बिल्कुल लैप्स हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी बजट में इस साल आपको जो पैसा मिलेगा वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले जो आपका रह गया, ये आपके अपने सेविंग अकाउंट की मैम, तरह नहीं है इतना कि इतना कोई महान थोड़ी होता है कि जो पैसा मिले और उसको खर्च ही ना करे। बहुत होते हैं। अच्छा। बहुत होते हैं। आप साल भर ना करो, आपने कोई आपके मान लीजिए पैसा आया था स्कूल्स के अंदर, मान लीजिए ढंग का फैसिलिटी बिल्ड करने के लिए, सारे साल आपने काम करा ही नहीं क्योंकि वो पैसा आप और कहीं तो खर्च कर सकते नहीं। वो काम आपने करा नहीं तो वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा तो फिर लैप्स ही होगा ना। बहुत होता है ऐसा। ओके, तो इसमें क्या आएगा? वन बजट फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एस्टिमेशन शुड बी क्लोज, एनुअलिटी ऑफ बजट एंड फॉर्म ऑफ एस्टिमेट टू बी कॉरस्पॉन्ड टू द फॉर्म ऑफ अकाउंट। तो इसमें एनुअलिटी ऑफ बजट क्या होता है कि हर साल नया बजट आपका आएगा, हर साल आप दोबारा से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे, है ना। तो ये चीज आपका एनुअली अगर आप चल रहे हो ना, तो इट्स नॉट कि अब मतलब पीछे जो चल रहा है उसको ऐड ऑन करते चलो, इस साल जो है यहीं से आपने स्टार्ट करना है। ओके। हर साल 31 मार्च को आपके पॉकेट में चाहे जीरो पैसे हो चाहे सारे हो, आपको लैप्स हो जाएगा कंप्लीटली वो बजट। आप 1 अप्रैल से नया बजट जो मिलेगा उसमें आपको वेट करना पड़ेगा कि यहाँ से आपको जो मिलेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं व्यपगत का नियम हिंदी में इसको, रूल ऑफ लैप्स को, बजट की वार्षिकता। अदरवाइज फिर बेनिफिट क्या रहेगा? मतलब बजट सही का साल दर बात है। साल आना कोई पर्पस तो रहेगा ही नहीं अगर आप पिछले साल का इकट्ठा करके रखते हो तो, ना। हम्म ओके। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। ये बहुत सिंपल है। रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई, देन IRDA, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या नहीं है? रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी नहीं है? फर्स्ट दो तो है, सबको पता है, ट्राई भी है हम्म और आपका IRDA भी है। अब इसमें से बताओ सी और डी में से कौन सा नहीं है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी है? हम्म अरे नहीं है बाबा, वो खुद मैम, सारा काम करते रेगुलेटरी हैं। अथॉरिटी क्या होती है यही नहीं पता मेरे को तो। ओके, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं पता, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटी बेसिकली अपने फील्ड में जो काम हो रहा है उसको रेगुलेट करती है। जैसे आरबीआई है, हम्म आरबीआई बैंकिंग की एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। खुद वो बैंकिंग के फंक्शंस डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करती, बट वो बैंकर्स का बैंक है, और वो बैंकिंग सेक्टर को पूरा रेगुलेट करती है। कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई मिसमैनेजमेंट तो नहीं है, ये सारी चीजें देखते हैं। सिमिलरली ट्राई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हर प्रकार के रेगुलेशन पे ध्यान देती है। सिमिलरली आपका जितना, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह है, सेबी देखती है। ओके। वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में इरडा है, IRDA है। ठीक वैसे ही प्रेस के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। प्रेस से रिलेटेड जो भी होगा उसको रेगुलेट करने के लिए प्रेस काउंसिल है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, ये ध्यान रखना। अब समझ में आया थोड़ा सा, जी मैम। है ना। जी। और ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड दिस टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन वाला। ओके, नेक्स्ट असर्शन रीजन वाला है आपका,
assertion है, consumer tagged financing move away from assigning budget directly to provider, instead it links funding with clients or consumer. This opens up the possibility of consumer making choices for themselves between competing provider. इसमें आपको दो स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि कंज्यूमर टैग्ड फाइनेंसिंग, इसमें आपने क्या कर दिया, जो बजट है वो आपने प्रोवाइडर्स को सारा दे दिया, मतलब बजट असाइन करना वो प्रोवाइडर को दे दिया। इंस्टेड इट लिंक्स फंडिंग विद क्लाइंट्स और कंज्यूमर। बेसिकली आप जो प्रोवाइडर और कंज्यूमर का जो रिलेशन होता है, और जो चीज आप एक सेकंड में लिख देते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करा रहे हो, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है ये उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, अगर आप ये डिसाइड करते हो कि अब हम क्या करेंगे, ये चीज प्रोवाइडर्स के हाथ में ज्यादा देंगे कंज्यूमर टेक फाइनेंसिंग के बारे में, और सॉरी, ओके, सो क्या बता रही थी मैं, हाँ, मान लीजिए कोई प्रोवाइडर है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कंज्यूमर को कोई भी सर्विसेज वगैरह ऑफर कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर प्राइस है। वो प्राइस अगर कोई प्रोवाइडर कंज्यूमर को बता रहा है कि अच्छा इतना पैसा है, जैसे आप कोई मोबाइल फोन वगैरह खरीदने जाते हो, तो एक एक जो आप वो कहते हो कि ओके, आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद भी ये पेमेंट कर सकते हो। ओके, जरूरी नहीं आपको आज ही सारा पैसा देना है, काइंड ऑफ ईएमआई ऑप्शंस आप उसको दे पाते हो। यानी दूसरा, आप क्या कर रहे हो, जितने भी कॉस्ट है उसकी जो प्राइसेस है आप उसको बता रहे हो ब्रेक डाउन करके कि अच्छा इतना पैसा आपका सॉरी, गले में दिक्कत है, इतना पैसा आपका जो है वो लग रहा है, इतने आपके ओरिजिनल कॉस्ट है, इतना हम चार्जेस कर रहे हैं, इतना हम इस चीज का टैक्सेस हमारा लग रहा है, ये सारी चीजें आप बता रहे हो। तो इससे क्या होगा, आप कंज्यूमर के पास ज्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग है। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये तो मैंने आपको कंज्यूमर टैक्स फाइनेंसिंग के बारे में बताया। इसको ऐसे समझो कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, और वो प्रोडक्ट खरीदते टाइम अगर आपको सेलर सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराता है उस प्रोडक्ट के बारे में, कि कितना पैसा लगने वाला है, उसकी कॉस्ट के बारे में आपको सारी डिटेल्स देता है, तो आपको चॉइसेस में ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिल जाते। अब आप देख सकते हो ना कि मुझे इस चीज के लिए ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, मुझे इस चीज के लिए कम पैसा चार्ज करा जा रहा है। यू कैन मेक बेटर चॉइसेस। आप एक फोन खरीदने गए, क्लाइंट उस क्लाइंट के तौर पे आपको प्रोवाइडर ने सारी चीजें बताई कि इतनी मेरी मेकिंग चार्जेस है, इतना मैं आपसे टैक्स आपका लगेगा, इतना मैं आपसे चार्ज करूंगा नॉर्मल। तो इट विल गिव यू मोर ऑप्शंस कि इसमें से आप चूज कर सकते हो। ये बात सही है या नहीं, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आया मैम, थोड़ा थोड़ा तो आया। हाँ, इट्स अ मतलब थोड़ा सा डिफरेंट वो है, कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर टैक्स फाइनेंसिंग। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना। नहीं नहीं, ठीक है मैम। तो ये बताओ, दोनों एक साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, असर्शन रीजन सही है कि नहीं, जा रहे। है ना। ओके, नेक्स्ट भी असर्शन रीजन का है। आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज द डेजिग्नेटेड एजेंसी टू रिसीव रिटन कंप्लेंट्स फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ एनी एलिगेशन ऑफ करप्शन और मिसयूज ऑफ ऑफिस फ्रॉम विसल ब्लोअर। यानी कोई भी विसल ब्लोअर अगर कंप्लेन करता है तो क्या वो सीवीसी के पास जाती है। आगे दे रखा है, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर एम्पावर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू रिकमेंड एन अप्रोप्रिएट एक्शन। कि आपके पास ये दो उनके तहत पावर है, सीवीसी एक्शन ले सकता है और वो सजेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया, पहले ही बताओ। हम्म। ठीक है, तो ये बात सही है। अगर आप मान लीजिए आप एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और डिपार्टमेंट में काम करते करते आपको कोई करप्शन की बात पता चली, आपने सीवीसी में कंप्लेन करा, सीवीसी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्शंस रिकमेंड कर सकता है, तो ये बात असर्शन और रीजन के हिसाब से फिट बैठती है। हम्म। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट
आंसर। नाम निर्दिष्ट एजेंसी, डेजिग्नेटेड एजेंसी। मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी कहा था ना विसल ब्लोअर एक्ट के बारे में पढ़ना। कहा था कि नहीं लिखिए। कहा था? सीवीसी का तो पता है, करप्शन के लिए बनाई गई थी। नहीं, मैंने विसल ब्लोअर के लिए कहा था कि नहीं कहा था? याद मुझे नहीं। जहां तक ध्यान आ रहा है कि मैंने कहा था विसल ब्लोअर के बारे में पढ़ना जरूर। आता पागल। है। हमने शायद वो अपडेट जो लेटेस्ट अपडेट थी ना उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। अच्छा हाँ, हमने ये क्वेश्चन था बकायदा आपका लास्ट उसमें, जून वाले में, कि कौन सी चीज के अंडर विसल ब्लोअर जो है वो अलाउ नहीं करता। जैसे उसमें ऑप्शन दे रखे थे कि विसल ब्लोअर, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन रिवील करते हो तो फिर वो आप विसल ब्लोअर एक्ट के तहत नहीं आता है। तो चार ऑप्शन दे रखे थे ना, एक बार चेक करना, जून वाले में है ये हम्म। क्वेश्चन। तो मैंने कहा था थोड़ा डिटेल में पढ़ना विसल ब्लोअर एक्ट को। मानते नहीं हो मेरी बात। कल से मैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। इसका आंसर ओके आता नेक्स्ट। है मुझे। एलएम सिंह भी, लक्ष्मी माल सिंह भी। चलो ठीक है। जोधपुर। ओके, कब कब बनी थी ये? ये ये हम्म। तो नहीं पता, बट जोधपुर के है, ये इतना पता है। ये तो पता है मुझे, 2013 में वो आया था। बहुत बहुत इसके बार आए थे, लेकिन 2013 में फाइनली अन्ना हजारे के मोमेंट के बाद जो है ऑम्बुड्समैन को वास्तव में भारत में लोकपाल एंड लोकायुक्ता। ठीक है। लोकायुक्त। हम्म। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम लोकपाल को रिकमेंड किसने किया था? या एक ओम्बुड्समैन जैसी एजेंसी, ये किसने रिकमेंड की थी सबसे पहले? ये ना मालूम। ठीक है, पता कर लेना, तभी क्वेश्चन फ्रेम करके दे रही हूँ। दूसरा, ओम्बुड्समैन सबसे पहले दुनिया में कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है? स्वीडन में। स्वीडन में, कब? ये ना मालूम। ओके। थर्ड, इंडिया में कब स्टैब्लिश हुआ है? 2013 में। ओके। फर्स्ट लोकपाल कौन है इंडिया के? याद तो था, बताती हूँ, भूल गई। कर लूंगी पता। और प्रेजेंट लोकपाल? कौन है? ओके। हाँ। ये क्वेश्चन हो गया, लिख रहे हो ना साथ में क्वेश्चन? लिखना पड़ता है, मैं तो स्क्रीनशॉट लेती हूँ। अच्छा, जैसे भी हो मतलब नोटिस तो कर रहे हो ना इसको? हाँ, कर रही हूँ, कर रही ठीक है। अब लोकायुक्ता, ये सबसे पहले किसने रिकमेंड किया था भाई? रिकमेंडेशन पे बात आएगी। फिर कौन से स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था सबसे पहले? अब ये बड़ा हूँ। ट्रिकी ये क्वेश्चन है मुझे ये। ये मुझे पता है मैम। सबसे पहले देखिए, उड़ीसा के अंदर है ना, ये आ गया था, लेकिन कहा जाता है महाराष्ट्र ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर दिया था। हम्म। उड़ीसा में 1980s के टाइम ही हो। तो इसमें बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, ये सही कह रहे हो आप, कल ही मैंने पढ़ा हम्म। था I think। ओके। ये एपी में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है और इसमें भी ये आ भी जाएगा आई थिंक, अगले अब पढ़ोगे ना उसमें भी आ जाएगा ये। एक्चुअल में ओडिशा ने 1970 में इससे रिलेटेड रेगुलेशन मतलब बिल पास कर हाँ, दिया था, ला एक्ट आ दिया चुका था। था ये। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगा। ओके उसमें। 1973 में ही आ गया था, लेकिन 80 तक वो इम्प्लीमेंट हुआ था, जाके फोर्स में आया। इम्प्लीमेंट बाद में होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन सबसे पहले एजेंसी स्टैब्लिश करने का क्रेडिट महाराष्ट्र को जाता महाराष्ट्र को है जाता है, यस। इन 1971। यस। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एक उससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। हम्म। ओके। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द मिनट्स ऑफ कैबिनेट मीटिंग एट द यूनियन लेवल? कौन नोटिस करता है कैबिनेट मीटिंग में जो कुछ कहा जा रहा है? कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी? ये बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कैबिनेट मीटिंग को कौन देखता है बेसिकली? वहां पे सेक्रेटरी। क्या हो रहा है क्या नहीं? कौन सा सेक्रेटरी? नॉर्मल। अरे कैबिनेट सेक्रेटरी भाई, कैबिनेट हाँ, सेक्रेटरी का काम होता है ये। नॉर्मल सेक्रेटरी वहां क्या करेगा कैबिनेट मीटिंग नॉर्मल में? तो इसमें ऑप्शन में नहीं हो, नॉर्मल मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी। अच्छा, वाह। स्मार्टनेस में अगर जीआरएफ मिलता ना तो मिल जाता तुम्हें। बिल्कुल मैम। ओके।
For motivation of civil servants, the awards for recognition, recognizing good performance should be instituted state and district level. Which report of the second ARC commission contains this recommendation? कौन सी मतलब रिपोर्ट जो है सेकंड एआरसी की वो ये रिकमेंडेशन देती है कि आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अच्छे परफॉर्मर हैं उनकी उनके लिए आप एक अवार्ड सिस्टम लेकर के आओ। चलो बताओ, गेस करो। एथिक्स इन गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस, रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, मैं कौन तो सा होना क्वेश्चन ही चाहिए? ना समझी, सच बताऊं तो। वाह। सेकेंड एआरसी की एक रिपोर्ट के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस करी गई है, ठीक है। हम्म। एक रिकमेंडेशन ये है कि सिविल सर्वेंट्स मोटिवेटेड रहें, इसके लिए उनको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड्स मिलने चाहिए। ये किसने रिकमेंड करा है? कौन सी अच्छा। रिपोर्ट में होगा? अब मुझे बताओ, क्या ये ई गवर्नेंस में ये चीज मेंशन होगी? ना। तो इसको हटा दो। क्या ये चीज लोकल गवर्नेंस में मेंशन होगी? नहीं, नहीं होगी। एथिक्स में भी नहीं होगी। ये रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकती है, क्योंकि इसमें एक तरह से रिफ्रेश करना उनको ऐसा। हाँ, रिस्ट्रक्चर करना या उनको हम्म। मोटिवेट करके रखना या उनको एफिशिएंसी उनकी बढ़ाना, है ना। हम्म। गुड। ये ऐसे ही रिस्क लेने होते हैं, 2 नंबर मिल जाते हैं। ऐसे रिस्क में 2 नंबर खो भी जाते नहीं स्मार्टनेस के नहीं, इसमें चक्कर में। नेगेटिव तो नहीं है ना। हाँ, ये बात सही। बस मैम नेट में नेगेटिव ना आ जाए, बस यही प्रार्थना है बढ़िया है, कट भगवान। ऑफ कम आ जाएगी। क्या, मैं फिर तो कोई क्लियर ही नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं। ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन। तो ये 41st अमेंडमेंट के तहत करा गया था। सॉरी, 41st, हाँ 41st ही बताया ना मैंने। यस। मुझे वो एकदम से 47th दिखा। मैम सॉरी आंसर सॉरी। नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे बताऊं। मैं बता रही हूँ ना, इसका 41वां ही है, मुझे ध्यान है। हम्म। ठीक है। आर्टिकल 316 में अमेंडमेंट करी गई थी, ये भी बता देते हैं। और ये 1976 में इम्प्लीमेंट किया जाता है। 42nd का ध्यान है? हाँ मैम, स्मॉल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपने बताया था। Okay, who among the following took the important steps to organize and strengthen the secretariat in India during the British period? किसने सेक्रेटेरिएट को ऑर्गेनाइज और स्ट्रेंथन करा था ब्रिटिश टाइम पे? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। जॉर्ज, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर रॉबिन्स एंड सर राल्फ एस्टन। आई थिंक कॉर्नवेलिस ने किया था। ये तो है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ। ठीक है। इन्होंने कई सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस करी थी, कॉर्नवालिस कोड भी आता है। इन्होंने जो बंगाल वाला रीजन था वहां पर परमानेंट सेटलमेंट करके एक रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, जमींदारी प्रथा जिसको हम कहते हैं। और सिविल सर्विस इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया के अंदर, तो इनको फादर या ओरिजिन करने का क्रेडिट जो है वो इनको जाता है सिविल सर्विस का। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से कॉर्नवालिस इज अ ग्रेट फिगर वी हैव टू स्टडी। क्या। मतलब 3 चीजें हो गई ना, कॉर्नवालिस कॉड हो गया, लैंड रिवेन्यू सिस्टम हो गया, सिविल सिविल सर्विस। सर्विस का हो गया, और इन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को भी अलग करा था एक तरीके से। ठीक है। ओके। हम्म। नेक्स्ट। Okay, now this is something different. District collector is that tortoise on the back of which the elephant rides. This ये मैंने statement is सुना given. हुआ है। बताओ किसका ये? आराम से एडी गौरवाला है मैकडोनाल्ड, ये शायद। आराम से मुइर, जॉन मोंटेगोमेरी, एडी वाला। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ऐसी स्टेटमेंट मुझे ध्यान नहीं रहती। एडी गौरवाला हो सकता है ना। नहीं जी, ये रैमसे मैकडोनाल्ड का है। अच्छा अच्छा। हम्म। क्या है ये, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो टॉर्टोइज है। जिसकी इसका पीठ पर हाथी सवारी करते हैं। वाह। ये हाँ, रैम से म्योर तो सुना था, मैकडोनाल्ड है। रैम से मैकडोनाल्ड आज ही सुना है इसका नाम। ये लेबर पार्टी, फर्स्ट टाइम लेबर पार्टी पावर में आई थी, ठीक है, उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ये। लेबर पार्टी क्या होती है। यूके के अंदर पार्टी है कंजर्वेटिव लेबर, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है।
तो उसमें से लेबर पार्टी जो है वो पावर में नहीं थी बहुत लंबे टाइम तक। अच्छा। फर्स्ट टाइम जब ये पावर में आई थी तो उसके प्राइम मिनिस्टर बने थे रामसे मैकडोनाल्ड। अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो 1924 के आसपास। ठीक है। ओके जी। लेबर पार्टी का एक्चुअल में आपके हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ रही है ना, उससे ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशन पर बहुत असर पड़ा था। और कहीं ना कहीं हमारी इंडिपेंडेंस के लिए भी लेबर पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो जब हमें आजादी मिली थी ना, व्हेन वी गोट इंडिपेंडेंस, हम्म। उस टाइम पर भी इंग्लैंड में लेबर पार्टी ही रूल कर रही थी। अच्छा। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। उससे पहले जो लेबर। आते हैं, चर्चिल। चर्चिल आपके आई थिंक कंजर्वेटिव पार्टी के थे। यस। उन्होंने मतलब वो अगेंस्ट थे कि नहीं नहीं कंजर्वेटिव मतलब ऐसे मान के चलो, जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी उस हिसाब से मैं बता देती हूँ। ब्रिटेन के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टी है, एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना, ये मतलब अगेंस्ट थी इंडिया के इंडिपेंडेंस के, बहुत स्ट्रिक्टली अपोज कर रही थी। इवन जब 1940s के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था, तो बहुत सारे, इवन अमेरिका ने भी कहा था कि नहीं नहीं आप इंडिया का सपोर्ट लो, जरूरी है हमारे लिए। तो इंडिया के लीडर्स ने सपोर्ट करने की पहली कंडीशन ये रखी थी कि आप हमें फ्री करो। आप अटैक जर्मनी पे इसलिए कर रहे हो क्योंकि वहां पे डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, वहां पे अच्छा रूल नहीं है, तो आप हम हमारे ऊपर क्यों कंट्रोल करके बैठे हो, हमें भी फ्री करो। तो चर्चिल ने पता है क्या बोला था? चर्चिल ने कहा था कि मैं इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बना कि मैं मतलब इतने जो मतलब वो बोला जाता है ज्वेल ऑफ द क्राउन बोला जाता था इंडिया को, कि मैं इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दूं, मैं इंडिया को फ्री कर दूं, ब्रिटेन को नुकसान करा दूं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बना था। तो इनकी स्टेटमेंट बड़ी फेमस हुई थी। तो ये चलता है पूरा वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चर्चिल रहते हैं। चर्चिल को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है एक्चुअल में। हमारे यहाँ 1942-43 के अंदर बंगाल वगैरह में बहुत फेमाइन आई थी, बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था, मतलब ये मान के चलो लाखों में लोग मरे थे 1942 के उसमें, 43-42 के अकाल में बंगाल वाले रीजन में। तो ये था कि आप भाई ब्रिटेन में आपकी सरकार रूल कर, सॉरी इंडिया में आपकी सरकार रूल कर रही है तो आप सपोर्ट तो करोगे कम से कम भी, चलो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे तो आप सपोर्ट करोगे ना। लेकिन इन्होंने कुछ भी सपोर्ट नहीं करा था 43 में जो फेमाइन आई थी बंगाल में, कुछ भी सपोर्ट नहीं करा था। वो तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर पहुंचते हैं, फाइनेंशियल या जो भी अनाज वगैरह वो उनको देते हैं। थोड़ा सिचुएशन फिर भी बहुत बहुत वर्स्ट सिचुएशन गई थी। तो चर्चिल को इस बात पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो अनाज था वो अनाज उन्होंने आर्मी के लिए भेज दिया, लोगों के लिए उन्होंने नहीं प्रोवाइड कराया। फिर जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, तो लेबर पार्टी इलेक्शन में आती है, मतलब लेबर पार्टी जीतती है। और लेबर पार्टी काइंड ऑफ लिबरल है थोड़ी सी। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि वो बिल्कुल ही फेवर करते हैं, बट हाँ वो थोड़ी लिबरल है। तो जब एटली वो बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वहां के, तो एटली सपोर्ट करते हैं। फिर एटली कहते हैं ठीक है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गवर्न इंडिया, एंड वो फिर फ्री कर देते हैं। और काइंड ऑफ माना जा रहा था कि ये चीज बहुत लेट हो सकती थी, इवन इंडिपेंडेंस ये बहुत पहले हो सकती थी, लेकिन क्लीमेंट एटली का इसमें काफी कंट्रीब्यूशन रहा 1947 में वो करने के लिए। इनकी पहले अनाउंसमेंट आती है, ये कहते हैं हम 48 तक हम दे देंगे पावर आपको, आप डिसाइड कर लिए कि कौन पावर को रिसीव करेगा, बिकॉज इंडिया में उस टाइम पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में वो चल रही थी, मुस्लिम, है ना। तो इन्होंने हम्म। कहा आप डिसाइड कर लीजिए किसको पावर मिलने वाली है, सेटलमेंट नहीं बैठता, फिर ये स्पीड अप कर देते हैं। ये एक साल पहले ले आते हैं, जून में अनाउंस करते हैं कि अब हम छोड़ के जाने वाले हैं, अब तुम जो कर रहे हैं तुम करो। ओके, फिर फटाफट आपको पता है जून और अगस्त के बीच में बड़ा मतलब मारकाट मचती है। ये 46 से स्टार्ट होती है, 47 ये तो वर्स्ट टाइम है इंडिया में। यस यस। ठीक है। युद्ध। ये बहुत भयंकर मारकाट होती है दोनों ही उस पे, ईस्टर्न फ्रंट पे भी और वेस्टर्न फ्रंट पे भी, पाकिस्तान वाले रीजन में भी और जो बांग्लादेश या बंगाल वाला रीजन है वहां पर भी। बट एटली फाइनली 15 अगस्त 1947 को कहते हैं कि ठीक है नाउ यू आर फ्री, और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं एक्चुअल में।
जो पाकिस्तान सेपरेट कंट्री की जो डिमांड थी वो इसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। उससे पहले अगर आप देखो 40 से लेकर के 45 की हिस्ट्री को फॉलो करो, उससे पहले इवन कैबिनेट मिशन ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं करा था। कैबिनेट मिशन भी फेवर में नहीं था इतना ज्यादा सेपरेट कंट्री के। बट सडनली जैसे ही इलेक्शंस आते हैं, इटली पावर में आते हैं, तो जिस तरीके से पावर हैंडल की जाती है इंडिया को या पाकिस्तान को, मान लीजिए पावर जिस तरीके से ये ट्रांसफर करते हैं ना, उस वजह से बहुत बहुत ज्यादा हमारे यहाँ मारकाट मची थी। ठीक है, सो ये हिस्ट्री है हमारी। हम्म। समझ में आया या मैंने बोर करा है इसमें? ना ना मैम, आपने हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट बताया। थैंक यू। हिस्ट्री वाज वन ऑफ माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। इसीलिए इतना डिटेल में आपको पता है। आई लव रीडिंग हिस्ट्री। मतलब अदर देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इफ आई हैव टू चूज वन सब्जेक्ट, तो either it will be history or maybe it's philosophy, one of them I'll choose. वाह, हिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री। ओके, in which of the following years did the controller general of account came into power? इसका नाम मालूम हमको, शायद एक 19। सेकेंड रुकना। कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू क्लासेस स्पेशल गेस्ट डॉक्टर आर डी सैनी, आरपीएससी एक्स चेयरमैन एंड मेंबर। ओके, एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। क्या हुआ यहाँ मैम? दिखाने की चीज नहीं है। अरे वो एक अपडेट आई है, छोड़ो। ओके, सो सीजीए केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये कब आया है? अभी सीजीए पे दो क्वेश्चन आ चुके हैं। अब अगर कल तक सीजीए टिप्स पे याद नहीं हुआ तो तुम्हारा नुकसान है। अब सीजीए बहुत इंटरेस्टिंग सा है टॉपिक, मैं बता देती हूँ कब याद रहे ना रहे। देखो, टैग के पास जिम्मेदारी थी अकाउंट्स की भी और ऑडिट की भी। लिख देती हूँ, फिर कहोगे बताया नहीं। अकाउंट्स प्लस ऑडिट की, ठीक है, ये ज्यादा जिम्मेदारी हो गई। तो 1976 में, 1976 एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। आप 42nd अमेंडमेंट देखते हो, इमरजेंसी का टाइम भी चल रहा है। हम्म। 76 इंपॉर्टेंट है। 77 मेरा भी 76 में तुक्का लग जाता मैम, मैंने भी 1976 ही बोला था। ओके, सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो अब अकाउंट्स के लिए सीजीए बना दिया जाता है और ऑडिट की जिम्मेदारी कैग को दे दी जाती है। ओके, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 76 में सीजे आता है। अब अकाउंट्स एंड ऑडिट में ये इन्फॉर्मेशन सेपरेटली मेंशन्ड होती है कि कब सेपरेट करा गया था अकाउंट्स एंड ऑडिट को। यही क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द अकाउंट्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑडिट। तो इसका आंसर क्या होता? 76, है ना? फैक्ट भी देखो कैसे उससे फैक्ट उससे जुड़े होते हैं, इंसिडेंट से जुड़े हुए होते सही बात, कितना फैक्ट है। हैं। ओके, नाउ इट्स एन इंटरेस्टिंग, अंकल सिंड्रोम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या है ये? अंकल सिंड्रोम क्या? हाँ, ये अंकल सिंड्रोम क्या है? नेपोटिज्म का दूसरा नाम है। भाई मतलब अंकल भतीजावाद तो सिंड्रोम, सुना था, अब हाँ यहाँ वही चाचा वही वही, चाचा चाचा भतीजावाद भी आ गया क्या? हाँ भाई भतीजावाद, भतीजावाद एक्चुअली अंकल सिंड्रोम ही तो है। भाई ओ। भतीजावाद, हाँ। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? सबसे ज्यादा ये जुडिशरी में होता है एक्चुअल में। अपॉइंटमेंट जो होती है ना, वो अपने जान पहचान वालों की बिल्कुल। ज्यादा होती है या हमारे। खास करके जब ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं जजेस अपॉइंटमेंट के अंदर, कॉलेजियम सिस्टम में सब कुछ अपने हिसाब से चलता रहता है, तो हाँ हाँ ये हाँ। कि हाँ, ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि जो कॉलेजियम ऑलरेडी क्यों जजेस यूज हैं, कर देते हैं मैम? बड़ा विरोध होता है इसका, फिर भी लोग इसको ले चले जा रहे हैं। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो, अम, चलो इस पे 2 मिनट बात ही कर लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है, जजेस केस हुए हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस। ओके, कॉलेजियम सिस्टम जुडिशरी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, वो भी हाई कोर्ट्स और मेनली इसके अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बिकॉज उसके अलावा तो आपका जुडिशरी
एग्जामिनेशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। बट जैसे ही आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो तो वहां पर जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट है वो कोलिजियम सिस्टम के तहत होती है। ये डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव या फिर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बढ़े। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़े किसमें? जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। ये बेसिक प्रिंसिपल तो ये था। फिर ये कहा कि जुडिशियल जो लोग हैं वही अपॉइंट करने लगे अपने आप को, यानी जुडिशरी ही खुद को अपॉइंट करती है। तो कॉलेजियम सिस्टम में जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो एक कॉलेजियम बनाते हैं और वो करते हैं रिकमेंड। और ये रिकमेंडेशन जो है वो जाती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट इस बेसिस पे अपॉइंट करते हैं। तो एक्चुअल में कॉलेजियम सिस्टम का जो विरोध होता है वो इसी बेसिस पे होता है कि कॉलेजियम सिस्टम एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन था ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। बट ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है ना कि जुडिशरी खुद ही खुद को अपॉइंट कर रही है। आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। हम्म। चेक एंड बैलेंस का तो कुछ बचा ही नहीं फिर, जिसके ऊपर आपका पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम डिपेंडेंट है चेक एंड बैलेंस का, वो तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए हमने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, जो हमारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। और इसको 2014-15 के अंदर जो है वो पास करा गया था, मेनली 14 के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये कह करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया कि ये जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। अब ये कुछ भी हम लेके आते हैं ना कॉलेजियम में रिफॉर्म करने के नाम पे, तो ये कहते हैं कि इट इज अफेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, और इस बेसिस पे इसको मना कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कॉलेजियम को रिफॉर्म करने की, कॉलेजियम में रिफॉर्म करने की हमें जरूरत है। और एक्चुअल में जो जजमेंट थी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, इसी जजमेंट को फोर्थ जजेस केस भी कहा जाता है। हम्म। ठीक है। यस। देखो कितनी हिस्ट्री बता दी मैंने। हम्म। ओके, सो एंकल सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट टू हायर जुडिशरी। इतनी हिस्ट्री बता दी इसीलिए अब भूलेंगे नहीं इसको। पूछ लेना मैम कभी। चलो अच्छा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नीति आयोग? कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, लाइन एजेंसी एंड ऑक्सिलरी एजेंसी। अब ये सिंपल भी है और ट्रिकी भी है। नीति आयोग क्या है? चलो बताओ। ठीक है मैम, नीति आयोग जो है ना, ये एक हम्म। स्टैट्यूटरी बॉडी मैं बहुत भयंकर पिटाई करती हूँ बच्चों है। की। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं बता, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये? नहीं नहीं नहीं, कौन से एक्ट देखिए के तहत बनाई गई थी? कोई एक्ट नहीं था मैम। 2015 में है ना, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आई थी। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू। हम्म। हम्म। और ये एक स्टाफ एजेंसी है। ये सलाह देती है, एडवाइस करती है। एडवाइज करती है ये, एग्जैक्टली exactly। ये खुद ये- इम्प्लीमेंट नहीं करती, ये हाँ। एडवाइज ये करती है, तो तो इट्स अ ये इसमें करेक्ट पूछा है या नॉन करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। पूछा तो स्टाफ एजेंसी, हाँ ठीक है। है। नेक्स्ट है, read the statement and choose the correct answer. Okay, National Development Council considers social and economic policy affecting national development. It secure the active participation and cooperation of people required for national development. अब ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है ये बताओ फटाफट। ये एनडीसी है मैम, जो कब- ये भी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1964। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल की बात नहीं कर रही मैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी, हाँ मैम, याद तो था मुझे। गुड। 52 मैम में नॉन बनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही तो है ये सब। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? मेरे तो मैम कंफ्यूजन हो गया, स्टैट्यूटरी ये और कॉन्स्टिट्यूशनल एग्ज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, बहुत सिंपल है, तीनों के बीच में डिफरेंस समझना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडीज। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ओके, दोज आर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूपीएससी, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे फाइनेंस कमीशन। ठीक है। मतलब जिनका ये, मेंशन आर्टिकल्स में। हाँ, जैसे जीएसटी, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या होता है बेसिकली, जो बनाई जाती हैं, पहले पार्लियामेंट का एक एक्ट पास होता है और उस एक्ट के तहत
इनको इस्टेब्लिश किया जाता है. सो दोज बॉडीज विच आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट established as per the provision of parliamentary act, उनको कहा जाता है स्टेच्यूटरी बॉडीज. ओके. और फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन. अब आप देखोगे ये दोनों बॉडीज जो हैं वो लेजिस्लेचर या आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से बन रही है. ठीक है. लेकिन एक होती है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू. उसमें क्या होता है, एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, ओके, गवर्नमेंट के द्वारा. और उसमें कह दिया जाता है कि ये बॉडी जो है वो स्टैब्लिश करी जाए. ये ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही ये स्टेच्यूटरी बॉडी है. ठीक है. अगर किसी आर्टिकल हम्म, का नाम दिया हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर हाँ, कोई एक्ट बताया हुआ है तो स्टेच्यूटरी है. पार्लियामेंट्री हाँ. स्टेचुटरी, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो तो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन। के द्वारा बनाएंगे बॉडी. अब आया तो समझ। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो 1952 में बनाई गई थी. और ये सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करती हे है नेशनल भगवान, डेवलपमेंट. अगस्त अगस्त में 1952 में, अब याद आया मेरे। ओके. और ये बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशंस वगैरह थी ना, उसी को सपोर्ट करने के लिए थी कि हम ये जो प्लान कर रहे हैं 5 ईयर प्लान्स जो ये बना रहे हैं कैसे रिसोर्सेज वगैरह हम लेकर के आएंगे. तो काइंड ऑफ एडवाइजरी बॉडी थी ये प्लानिंग कमीशन के लिए. ओके. यहाँ पे सारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स और ये सारे लोग आते थे. मतलब प्लानिंग कमीशन प्लस कुछ पॉलिटिकल अथॉरिटीज मिल करके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनती थी. ओके. तो हाँ, इसमें कॉपरेशन पार्टिसिपेशन भी था और ये सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी पे भी डिस्कस करती थी. बट क्या ये रीजन इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है? नहीं. यानी दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए। गुड. नेक्स्ट आता है आपका. अब ये स्टेटमेंट रिपीट हुई है, अब ये भी नहीं पता ना. मैंने सच में, ओके, ये इसी पेपर में आया है. ओके. इसी पेपर में लास्ट उसमें हमने डिस्कस करा था दैट देयर इज अ नीड टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग वर्क एंड परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्विसेज थ्रू द नेशनल अवार्ड्स व्हिच अच्छा, कमीशंस एंड हाँ, कमेटी गिव. आपने बताया था, मुझे मैंने पता कहा है। था स्टेट और लोकल लेवल पे भी, साथ में उन्होंने नेशनल लेवल पर भी मेंशन कर रखा है कि सिविल सर्वेंट्स को अवार्ड्स दिए जाने चाहिए यस थे. मैम, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में रिफर्बिशिंग सिविल सर्वेंट में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वाली यस। रिपोर्ट है. अब ये याद कर लेना कौन सी रिपोर्ट है ये. ठीक है मैम। ठीक है. गुड. ऐसे ही देखो, एक चीज पढ़ के दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं फिर कहते हो पेपर डिफिकल्ट आता है. आता तो है ही मैम, वो तो भी थोड़ा पता चलेगा जैसे जैसे 2018 के बाद में तो पता चले। ओके. So literal entry, next question है, literal entry to civil services can crush the steel frame of India. And यस। lateral entry of outside experts into the top administrative post ushers in world class expertise. नहीं, दोनों दोनों एक स्टेटमेंट दूसरे की कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं. ठीक है. हम्म। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा आपका. पर लेटरल एंट्री क्या एक्चुअल में स्टील फ्रेम को नुकसान पहुंचाती है? बिल्कुल बिल्कुल सही है. मैम, जो मेहनत करके आते हैं उनको आप नकार रहे हो, और एक्सपीरियंस को आप चलो वैल्यू दे रहे हो। ये वही ना, बैकडोर एंट्री हो गई। हम्म. ऑप्शन ये बी इज द गलत है। करेक्ट आंसर. ठीक है. हम्म। ओके. आप इन आंसर विच ऑफ चेक द फॉल. करते हो क्या मैम? हाँ. आंसर चेक करते हो क्या? मोस्टली करती हूँ, मोस्टली मुझे ध्यान है खुद को मेरे अच्छा, सॉल्व करे मैं. सब ठीक। जिसमें मुझे डाउट होता है उसमें मैं पूछ लेती हूँ. अच्छा अच्छा। फिर भी अगर आपको लगे मैंने क्वेश्चन बता दिया और उसमें आंसर गलत है तो मुझे बता देना. तो मुझे आंसर ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा मैम? वाह. चलो बढ़िया. ओके, तो मैं डिस्कस तो करते हैं इस पे. आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके हाँ तो हाँ में ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे मोस्टली ठीक ही होते हैं मेरे. 99.99% ठीक ही है. जिसमें मुझे हम्म, डाउट होता है ना, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट वाला था उसमें मैंने बोला था उसमें मुझे नहीं पता भाई क्या आएगा. हम्म, वो टोर्टोइज है उसकी उस पे पीठ पे हाथी वो करता है. मुझे नहीं पता था तो वो मैंने चेक करा कि हाँ इसका जो है वो राम से मैकडोनाल्ड है. डोनाल्ड। डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, राम से मैकडोनाल्ड. ओके। हाँ। ओके. प्रेसिडेंट की सैलरी कौन से बजट से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई थी? अब 2016-17 में बहुत सारी चीजें चेंज करी गई हैं. ओके. पहले तीन फिर लाख थी 2018-19 में चेंज करी गई है. हम्म. पहले 3 लाख थी प्रेसिडेंट की सैलरी, फिर अच्छा. 5 लाख।
तो 2018-19 में चेंज हुई है ये। हम्म। ये तो फैक्चुअल है, चलो। ओके, 7 steps मॉडल हैज बीन रिकमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑन सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। अभी ये ये क्या है? 7 steps है आपका सेवोत्तम मॉडल। नाम सुना है सेवोत्तम का तो। हम्म अम, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें गुड गवर्नेंस एक तरीके से लाने के लिए, ठीक है, उसके लिए रिकमेंडेशन दी थी सेकेंड एआरसी ने, कि जो सिटीजन्स और एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन है इनको बेटर करा जाए, इनको इम्प्रूव करा जाए। इसके लिए उन्होंने कहा था कि वी नीड 7 steps मॉडल, वी नीड सेवोत्तम। अब मुझे इस बेसिस पे गेस करके बताओ क्या होना चाहिए। आरटीआई पे होगा ये? आरटीआई वाली रिपोर्ट में तो नहीं होगा ना? बट मैम ये तो सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो एथिक्स नहीं होगा क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाली कुछ रिपोर्ट में होगा। ओ अच्छा, तब एथिक्स इन गवर्नेंस है उसमें, फोर्थ रिपोर्ट दी है। सेकेंड सेकंड रिपोर्ट पे ध्यान नहीं जा रहा आपका? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ट बोला है इसको तो। हाँ, तो सिटीजन हम्म। सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को हर्ट इसीलिए तो बोला है क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे बात करी गई है। आप ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के आओ ना जो सिटीजन्स को फेवर कर रहे हैं। अच्छा तो अच्छा, सर्वोत्तम सिटीजन। मॉडल सेकंड रिपोर्ट पे बात कर, ये इस पे सिर्फ सिविल आपका। सर्वेंट्स की बात आती तब एथिक्स आता। हाँ, हम्म। ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सुपर कैबिनेट? कैबिनेट कमिटीज पे क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, देन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड सिक्योरिटी। सुपर कैबिनेट किसको कहा गया है मतलब? कैबिनेट में भी सुपीरियर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट, जो बहुत छोटी सी कमेटी होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, हम्म। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसमें ठीक है। फिर कैबिनेट है, हम्म। फिर सुपर कैबिनेट है, और फिर एक किचन कैबिनेट आती ठीक। है। ओके, मतलब देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर्स हैं आपके, के वो सारे आ जाएंगे। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे, डिप्टी मिनिस्टर्स आ जाएंगे, हम्म। आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ जाएंगे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आ जाएंगे, ठीक है। हम्म। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनकी फिर क्या बनती है? कैबिनेट बनती है। ओके, ठीक है। कैबिनेट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो होते हैं ना आपके, मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे फाइनेंस, डिफेंस, इनका क्या होता है? कैबिनेट होता है। ओके, किसका फोन आ रहा है? ओके, बट आई वाज टेलिंग यू, हाँ, कैबिनेट कमेटीज होती हैं, और कैबिनेट कमेटीज है अलग अलग, उसमें काम करती है। कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेती हैं, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस लेती हैं, कुछ पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड डिसीजंस लेती है, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजंस लेती हैं। ओके, तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पॉलिटिकल मैटर्स हैंडल करती हैं। मतलब एक कमेटी है जो पॉलिटिकल मैटर्स हैंडल करती है, उसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है। फिर एक ओके। कॉन्सेप्ट आता है किचन कैबिनेट। ये तो किचन कैबिनेट अमेरिका होता है, में भी था ना? और मेनली यूके में ज्यादा प्रेवलेंट है। यूके में। हाँ, ठीक है। तो किचन कैबिनेट में वो अपने सगे संबंधी, जान पहचान वाले, जो मतलब ऐसे डायरेक्टली किसी पावर में नहीं है, किसी पोस्ट पे नहीं है, बट वो पॉलिटिशियन एक्चुअल थे। में पॉलिटिकल डिसीजंस को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं वो किचन कैबिनेट का हिस्सा बनते यस यस। हैं। ओके, हम्म ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडिया? ये देख लेना भाई, कंकरेंट लिस्ट का कौन सा है। कॉर्पोरेशन टैक्स, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, टोल्स एंड इंडस्ट्री। वैसे प्लानिंग जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, बिकॉज प्लानिंग कैन बी डन एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल एज दोनों ही जगह पे हो सकती है हाँ। वेल। पर टोल्स नहीं आएगा मैम, रोड्स वगैरह वो स्टेट के अंदर नहीं आती। हाँ, ये चेक कर लेना ना, ये बाकी के जो 3 है किसके अंडर आती ठीक है। है। नेक्स्ट आता है, लास्ट आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर द यूनियन बजट ऑफ इंडिया? ये सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट बजट तैयार करता है? ये
टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अच्छा। ये बजट तैयार करता है। हम्म। ठीक है। हो गए हमारे चलो आज के 50 क्वेश्चन। आज के हो गए।